Assalamualaikum, this is Rabia Shahid and you are watching us on Health Talk. Viewers, आजकल के नौजवान बच्चे जो कल का मुस्तकबिल हैं एक खतरनाक नशे की लपेट में आ रही हैं। ड्रग्स, वेप्स और सिगरेट्स जैसे मसाइल उनकी ज़िंदगी को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रहे हैं। स्कूल और कॉलेज के वो नौजवान बच्चे जिनका इंटरेस्ट किताबों में होना चाहिए वो ड्रग्स में दिलचस्पी ले रहे हैं। तो आज हम हेल्थ टॉक में इस इंपॉर्टेंट इशू को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कंसल्टेंट एंटी नारकोटिक कैंपेन सैयद जुल्फ़िकार हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। वेलकम टू हेल्थ टॉक। जी बहुत शुक्रिया। सैयद साहब, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप ये बताएं कि आजकल के जो नौजवान हैं, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग और स्कूल के बच्चे इवन ड्रग्स में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं? बड़ा अहम इशू है और आपको याद हो शायद इससे पहले भी आपने इस पे बात की है और मेरा ख्याल ये बार बार एक दोहराने का अमल है। जिस तरह हम रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए खाना खाते हैं और प्रिवेंशन इज़ ए बेटर देन क्योर। बिल्कुल। अब जो बच्चे नौजवान हैं उनके जहन में एक ऐसी चीज़ होती है कि वो एक तो छोटे बच्चे होते हैं ना, बहुत अर्ली जो चाइल्डहुड में उनके जहन में ये होता है कि हम बड़ों की कॉपी करें और वो हम यकदम बड़े हो जाएं। और उसके बाद जो आपका चाइल्डहुड के बाद आता है तकरीबन हम 13 से 18 या 20 साल की उम्र, इसको प्राइम एंड गोल्डन एज कहते हैं। इसमें बच्चे खासकर ए लेवल और ओ लेवल और यूनिवर्सिटियों के बच्चे उनके अंदर ये एक प्रेशर होता है। एक तो दोस्तों का प्रेशर, दूसरों के सामने एक अच्छा बन के कूल लगना और नई नई जो चीज़ें हैं उस पे ट्राई करने की क्यूरियोसिटी होती है अपने अंदर, ताकि हमें को बेहतर। आपने देखा होगा बच्चे कोशिश करते हैं कि लिबास अच्छा पहने, बाल कटिंग करवाते हैं हफ्ते में 1 बार 2 बार, जो भी नई चीज़ आती है उसको अपने ऊपर अडॉप्ट करते हैं। तो एडिक्शन में भी यही है कि एक कूल बनना, दूसरों को लग थलग दिखाना, दोस्तों का प्रेशर है। क्योंकि अक्सर एक बात मैं कहता हूँ कि हमेशा एडिक्शन जो है ना वो अकेला आदमी नहीं करता। एक दोस्त जो नशा कर रहा होता है, दूसरा नए आदमियों को लेके आता है, नए फ्रेंड्स को लेके आता है, तीसरा पैसे खर्च करता है, चौथा आपको जगह प्रोवाइड करता है। ये 4 ग्रुप होते हैं, तब जाके आप एडिक्शन की तरफ आते हैं। आज के दौर में जिस तरह आपने स्टार्ट में बात की है वेप की, सिगरेट की, अदर ड्रग्स की, तो नौजवान भी नई जो ट्राइज लेते हैं नई चीज़ों की ताकि हम उनको टेस्ट कर सकें। स्टार्ट में फर्स्ट स्टेप इज हम कहते हैं एडिक्शन में सिगरेट इज अ फर्स्ट स्टेप। अब सिगरेट को अब छोड़ के अब वेप इज अ फर्स्ट स्टेप आ गई है। और सबसे ज़्यादा जो इस वक्त हमारे नौजवानों में कॉमन ड्रग कौन सा फेवरेट नशा है वो आइस का है। और आइस का ऐसा फेवरेट नशा है कि आप उसकी तलाश में जिस जगह जिस कोने में भी आपको मुयस्सर होगी ना, आप पहुंचेंगे। और 80% जो नौजवान है वो जो आइस का नशा कर रहे हैं, डाइवर्शन होगी नशे पे भी। आप लोग हीरोइन का इस्तेमाल कम करते हैं, इंजेक्शन का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एक बॉडी का लेवल है उसको आपने प्लेयर देना है, मेंटेन करना है। अगर आपने उसको मेंटेन नहीं किया तो वही नशा, मसलन आपने स्टार्ट में सिगरेट का इस्तेमाल किया है, आपने 3-4 महीने के बाद 10 ग्राम आपने चर्स का इस्तेमाल शुरू कर लिया, वो आपने 2 महीने 3 महीने रखा, आपको उससे वो प्लेयर नहीं आया, आपने उसकी और डोज बढ़ा दी, आपने 20 ग्राम कर दी, फिर वो 6-7 महीने चली, फिर आपको कोई उसमें अफाका नहीं हुआ। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, नशा शुरू कैसे होता है? एक शख्स जो ड्रग स्टार्ट करता है वो बेसिक ड्रग कौन सा होता है जो आप कह लें कि सिगरेट से स्टार्ट करता है या वेपिंग से स्टार्ट करता है? क्या होता है वो? ये है तो सिगरेट ही है ना। पहला स्टेप सिगरेट का है, कूल लगना। उसमें आपको वो प्लेजर नहीं मिला, आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिली ज़हनी, क्योंकि एडिक्शन में ये एक चीज़ ज़हन में हमें याद रख लेनी चाहिए, ये एक ब्रेन डिजीज़ है, लॉन्ग लास्टिंग है, मैनेजेबल है बट नॉट क्योरेबल। और ड्रग्स जो है ना वो आपके ब्रेन को ना हाईजैक कर लेती है, और हाईजैकिंग जब हो जाती है या हाईजैक हो जाता है आपका ब्रेन, तो फिर आप निकल नहीं सकते। और उसके साथ साथ सिगरेट के बाद जिस तरह मैंने पहले बताया, आप चर्स का इस्तेमाल करते हैं, चर्स के बाद आप शराब को थोड़ा टेस्ट करते हैं, शराब आपको प्लेजर नहीं देती, वो सुकून नहीं मिलता, आप फिर हीरोइन पे आ जाते हैं, हीरोइन नहीं मिलती, उसके बाद फिर आप वीड का आ गई है उस पे आ जाते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ ड्रग्स हैं, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप स्टार्ट है वो सिगरेट एंड वेपिंग जो आप अभी नई शुरू हुई है, या ई सिगरेट जिसको हम बोलते हैं। फिर उसके बाद वो पैचेस जो आ गए हैं जो आप मुंह में रखते हैं, वो आपके फर्स्ट स्टेप हैं जो आप
अदर ड्रग्स की तरफ, हार्ड ड्रग्स की तरफ लेके जाते हैं आपको। तो ये तमाम जो आप ड्रग्स हमें बता रही हैं, ये कितने डेंजरस हैं? देखिए उसको हम दो तरीकों में तकसीम करते हैं, दो उसको हमने सबके डिफरेंट साइड इफेक्ट्स नहीं, हर एक के। पहले हमें ये चीज इसकी क्लियर करनी चाहिए कि हार्ड एंड सॉफ्ट ड्रग कौन से हैं। हार्ड ड्रग वो हैं जो लाइफ को डिक्रीज करते हैं, यानी आज आपने शुरू की है, ठीक है, आप 2-3 साल के बाद दुनिया में नहीं रहते। उसमें सबसे ज्यादा डेंजरस आइस, हेरोइन, कोकीन के बाद फिर एस्टेसी, LSD टैबलेट जिसे पार्टी ड्रग पिल्स बोलते हैं, जो फार्म हाउस में बच्चे इस्तेमाल करते हैं। फिर इंजेक्शन है, फार्मास्यूटिकल टैबलेट्स हैं। उसके बाद फिर B क्लास ड्रग्स हैं, यानी वो आप शुरू करते हैं, वो काफी अरसा आप उस पर डिपेंडेंट भी रहते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी का सर्कल भी चलता है। उसमें पान है, नस्वार भी एडिक्शन है, गुटखा है, शराब है, भांग है, चर्स, उसके बाद ओपियम, अफीम जिसे बोलते हैं। फिर उसमें इंजेक्शन भी, उसमें भी कैटेगरी में इंजेक्शन फॉल करते हैं। केमिकल ड्रग्स हैं, सूंघने वाले जो नशे हैं, वो B क्लास में आ जाते हैं। अच्छा, एक जो ड्रग एडिक्ट है उसकी फैमिली कैसे डायग्नोज कर सकती है कि हमारा जो बच्चा है वो ड्रग्स में मुब्तला हो चुका है? मतलब क्या सिम्टम्स होंगे? फैमिली के लिए देखें बड़ी आसान चीज़ें, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन आज के दौर में पता क्या है, जिस घर में क्रॉनिक एडिक्ट बन जाता है ना, उसका रोल एज ए मौलेजट का होता है। मौलेजट से मुराद ये है कि उससे माँ भी डरती है, बाप भी डरता है, बहन भी डरती है, भाई भी डरता है। वो अंदर आता है अपनी अग्रेसिव गुस्सा, और वो अपनी भड़क से दूसरों को डरा देता है। वो सिर्फ उसका एक ही जो मेन स्टांस वो होता है कि मुझे पैसे मिले और मैं नशा करूं। और ये जो सबसे बड़ी जो बात है ना, पेरेंट्स को ये बड़ी परेशान करती है। पेरेंट्स के लिए जो साइन बड़े इंपॉर्टेंट है, वो कोई इतनी नहीं को रॉकेट्स हैं जो पेरेंट्स को समझनी चाहिए, लेकिन पेरेंट्स बेचारे आजकल के डरते हैं इन ड्रग। मैंने तो ऐसी माओं को देखा है, बहनों को देखा है, जो खुद अपने पर्स से, अपनी जेब से पैसे निकाल के उसको देती हैं, हाथ जोड़ के कहती हैं जाओ ये नशा ले लो और तुम ये जो शोर शराबा कर रहे हो ये ना करो। वालिदैन के लिए सबसे जरूरी है कि वो अपने बच्चों की जो एक ऐसा सर्कल देखें जिसमें वो उस सर्कल के अंदर जो चीज़ें आपको रिस्क फैक्टर की तरफ ले के जा रही हैं और प्रोटेक्टिव फैक्टर में जो कमियां आ रही हैं, यानी बच्चा देर से उठता है, बच्चा रोजाना सुबह टाइम पे उठता था, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाता था, रोजाना जिस तरह मैंने पहले कहा आप ड्रेस चेंज करते थे, हाइजीनिक कंडीशन चेंज कर, शावर लेते थे, अपने बाल हफ्ते में एक बार बनाता था, उसमें ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, डिक्लाइन आ गया है। उसके बाद आप देखें उसकी खुराक में कमी आ गई है, रात को लेट जागता है, दोस्तों के साथ लंबी बातें करता है, घर से आपकी चीजें चोरी हो रही है। चीजें चोरी होने के साथ साथ आप देखें लड़ाई झगड़ा बहुत सा करता है। आप उसकी एजुकेशन में देखें, यूनिवर्सिटी में उसकी मार्किंग जो है बड़ी कम हो रही है। क्लासरूम में देखें टीचर के साथ आपका कांटेक्ट नहीं होता, क्लासरूम के एंड में जाके बैठता है, वो रास्ते में नशा करता है या घर से ही नशा करके जाता है, क्योंकि नशा करने के बाद उसको कम से कम 6-7 घंटे लगते हैं नॉर्मल होने में, लेकिन वो पढ़ाई पे भी जोर देता है, लेकिन इतना वो तो जो ये वालिदैन के लिए साइन है। फिर वो ये देखे कि उनके बच्चों के दोस्त कौन से। सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चों के दोस्त जो है कंपनी मैटर करती है। उसकी फैमिली जो उस आपके बच्चे का दोस्त है, उसकी फैमिली किस शोबे से बिलोंग करती है, आपकी इंफॉर्मेशन उस फैमिली के पास, उस फैमिली की इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ये वो छोटी छोटी अलामात हैं और चीजें हैं जो हम हकीकत में इग्नोर नहीं करते। हमें नहीं हमें सारी चीजों का पता होता है, लेकिन वालिदैन डरते हैं। अच्छा जुल्फिकार साहब, आपने भी बताया कि सारे सिम्टम्स आपने बताए, साइड इफेक्ट्स आपने बताए, सोता रहता है, नहाता नहीं है, बाल नहीं बनाने, इस तरह की चीजें। लेकिन जो एक ड्रग एडिक्ट होता है, हमने अक्सर ऐसे केसेस सुने हैं, देखे हैं कि दिन भर सोते रहते हैं वो, फिर उन्हें बाद में हेलुसिनेशंस होती हैं। तो ये क्या एक्सट्रीम है, किस लेवल पर जाके ये सब होता है? ड्रग्स जो है, देखें ड्रग्स की 4 कैटेगरी हैं। मुख्तलिफ ड्रग्स जो आपको कुछ डिप्रेस करते हैं, कुछ आपको एक्टिव अलर्ट करते हैं, कुछ आपके ब्रेन को थोड़ा सा कहते हैं हाईजैक करते हैं। डिपेंड करता है आप कौन सी ड्रग ले रहे हैं इस वक्त। ठीक है, मसलन मैं मिसाल देता हूँ, हीरोइन का इस्तेमाल करने वाला, हीरोइन के इस्तेमाल से पहले उसकी जो कंडीशन होती है ना, वो बड़ी खतरनाक होती है। अब उसको जब डोज नहीं मिलती, उसकी आंखों से पानी, उसकी क्या कहते हैं उसे नोजिया, छींके आना, वो अपने जिस्म को काटता है, कोशिश करता है कि मैं ना 10वीं मंजिल से छलांग लगा लूं। लेकिन जब वो हीरोइन की एक डोज ले लेता है, तो आप बिलीव करें कि वो मेरे से भी स्लिम बंदा जो है ना, वो उसको 2 मन आप वजन दे और कहीं 10वीं मंजिल पे वो लेके चला जाता है। चर्स का नशा है, चर्स मुख्तलिफ किस्म की है, उसे गर्दा भी बोलते हैं,
चर्स का इस्तेमाल सिर्फ ये है कि जब आप ठंडा पानी पी लें तो वो आपका नशा उतर जाता है। अच्छा। आइस का नशा जो है वो बच्चे और बच्चियां जो हैं खासकर यूनिवर्सिटी के, वो पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जागने के लिए। वो आपको अलर्ट करता है, वो आपको दुनिया का एक अलग थलग शख्स पेश करता है कि मैं एक दुनिया का बड़ा शख्स हूँ। और जब आप वो इस्तेमाल करते हैं, नींद नहीं आती, आप पढ़ाई में आप तेज हो जाते हैं। फिर एक वक्त वो आता है जब आप डिपेंडेंसी आपकी हाई क्रॉनिक बन जाती है ना, तो फिर आपके अंदर 3 नशे हैं जो मैं अक्सर कहता हूँ, चर्स, आइस और भंग। ये आपको मेंटल डिसऑर्डर एंड सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, यानी मनशियात की बीमारी, और आप पागलपन भी हो जाते हैं। और ये वो आइस का इस्तेमाल करने वाला आपने देखा होगा कि बहुत से 2-3 साल पहले पीने से बंदा जब एज ए नीम पागल हो जाता है, उसके होशोबाज खो जाते हैं। उसने अपनी फैमिली के लोगों को कत्ल किया। लाहौर की कई मिसालें हैं, कराची की मिसालें हैं। तो ये इस तरह है कि आप जो भी नशा, कोकीन जो है, आप जो शराब का इस्तेमाल करते हैं, अपर लेवल के बड़ी कीमती बोतल का इस्तेमाल करते हैं, और जब वो शराब पीने के बाद घर आते हैं तो कोकीन की एक डोज लेके आते हैं और अपने पाँव पे चल के आते हैं। वो आपको अलर्ट करती है थोड़ा सा, तो घर वाले कहते हैं या अल्लाह शुक्र है कि ये चले अपने पाँव पे चल के तो आ गया ना, सीधा होके आ गया। तो इसी तरह इलामात है। मसलन भंग का नशा करने वाला जो है, भंग पीने के बाद आपने देखा जब उसका माइंड सेट थोड़ा सा, ब्रेन थोड़ा हाईजैक होता है, तो वो हंसता है तो हंसता ही रहता है, रोता है तो रोता ही रहता है। ये वो इलामात। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, हमने इलामात के बाद की सिम्टम्स आपने हमें बताए हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं वो किस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं, लेकिन अब बात आती है रिहैब की। सम पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड, ऑब्वियसली एक बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है, आप बच्चे को रिहैब में लेकर जा रहे हैं, तो रिहैब में अगर आप सबमिट कराते हैं अपने बच्चे को, तो वहाँ पर क्या रूटीन होती है, कैसे एक बच्चे को टैकल किया जाता है, क्योंकि वो तो आदी होता है नशे का। देखिए, सबसे पहले ये है कि हमें इस बीमारी को समझना चाहिए। आज तक हम इस बीमारी को नहीं समझ सके, ना बता सके हैं कि दिस इज अ ब्रेन डिजीज, लॉन्ग लास्टिंग, ये लंबा अरसा रहने वाली। जिस तरह हम ब्लड प्रेशर, शुगर को कंट्रोल करने के लिए चीज़ों, उसको मैनेज करने के लिए मेडिसिन लेते हैं, ये भी वही एक चीज़ है। ठीक है। हम समझते हैं हमने इलाज के लिए भेज दिया, और इलाज के लिए भेजने के बाद, और जब वो 3 महीने के बाद आएगा तो वो बच्चा ठीक होगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। होता यही है, उसकी मिसाल है रैप स्ट्रीट आपके सामने है, 1 बार 2 बार 3 बार। फिर आपने जो ड्रग एडिक्ट है ना, वो जब रिहैब सेंटर के अंदर जाता है तो वो अपना एक ज़हन डेवलप कर लेता है कि ये तो मेरी एक ट्यूनिंग है। ट्यूनिंग से मुराद जिस तरह आप गाड़ी की, मोटर बाइक की ट्यूनिंग कराते हैं, ऑयल चेंज कराते हैं, हमें ये समझना चाहिए ये बीमारी है, लंबा अरसा रहने वाली है। और इसका जो दौरानिया हम समझते हैं 6 महीने के बाद बच्चा, 2 महीने के, 3 महीने के बाद ठीक हुआ, हकीकत में ये इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है ट्रीटमेंट के, वो 6 महीने से 1 साल है। आपने ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, फिर उसके बाद आप जब बच्चा घर आता है, उसका काउंसलिंग का प्रोसेस है, वो 2 साल का है। हम समझते हैं बच्चा ठीक हो गया, घर आ गया। और ये चीज़ें जो है हमने हमारे यहाँ अल्लाह का, मैं ये समझता हूँ कि ऐसी कोई जो परफेक्ट जो लोग हैं ना ट्रीटमेंट साइड पे, स्टैंडर्ड नहीं है ट्रीटमेंट साइड के। प्राइवेट सेक्टर में इलाज बड़ा महंगा है, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। 1 बार किया, 2 बार किया, तीसरी बार, पहली बार तो ये होता है कि वालिदैन खुद पैसे देते हैं, दूसरी बार ये होता है कि अगर उसके बच्चे हैं तो बीवी अपना जेवर बेचती है, तीसरी बार ये होता है आपके लॉज आपको पैसे देते हैं कि चलो जी बच्चे इलाज, चौथी बार ये होता है कोई पैसा नहीं होता, आप उसको घर से बाहर निकाल देते हैं और फिर वही सड़कों, बागों, पार्कों में आ जाता है। हमें पेरेंट्स को और जो ट्रीटमेंट प्रोवाइडर्स हैं, ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको भी अभी नई चीज़ों की ज़रूरत है, नई टेक्निक बताने की ज़रूरत है। वो इन चीज़ों पे जब अमल करेंगे, देखेंगे कि वाकई ये एक ऐसी बीमारी, हम समझते हैं, पेरेंट्स समझते हैं जी ये बच्चा चला गया ट्रीटमेंट सेंटर। हकीकत में ट्रीटमेंट सेंटर एज ए सब जेल होती है। अगर आप इनको थोड़ा सा भी 4 इंच का भी होल देना तो ड्रग एडिक्ट्स अपने नशे के लिए भाग जाते हैं, वो नहीं माफ करते किसी को। सिर्फ और सिर्फ उनका एक आइडियाज, एक फ्यूचर, एक मंजिल, मैंने सिर्फ नशा और नशा लेना है बस। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में सारे ड्रग एडिक्ट्स ही होते हैं, तो अगर आपस में उनकी दोस्तियां हो जाती हैं, डोंट यू थिंक अगर वो वहां से बाहर जाएंगे तो फिर वो मिल सकते हैं? बड़ा आपने इंपॉर्टेंट सवाल किया, क्योंकि मैं इस बात पे नहीं आना चाहता था। आपने बड़ा अच्छा सवाल कर दिया, क्योंकि मैं इस फील्ड में कई सालों से हूँ, तो अब जदीद चीज़ें आ गई हैं बहुत सी। ये मैं पहले की बात बता रहा हूँ आपको, अभी भी यही सिलसिला है। लोग एक दूसरे के साथ ना, उस वक्त मोबाइल फ़ोन नहीं होता था, अपने एड्रेस शेयर करते थे और एड्रेस टेलीफोन करके शेयर करते थे कि मैं बाहर चला गया और तुम भी जब बाहर आ गए ट्रीटमेंट के बाद
तो हम एक दूसरे के साथ ना शर्त लगा के ना पैसे डाल के देखेंगे कौन ज्यादा नशा करता है। और इस तरह बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अभी भी वो सिस्टम है, आपस में एक दूसरे के साथ दोस्तियां होती हैं, लेकिन अब जो सूरत हाल थोड़ी चेंज है। अब किसी भी आप ट्रीटमेंट सेंटर में चले जाएं, आपको 50% मेंटल डिसऑर्डर साथ नजर आएंगे। दोनों बीमारियां, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर और मेंटल डिसऑर्डर है। आधे नौजवान जो है आप देखें, उनको पता ही कोई नहीं कि मैं यहाँ इलाज के लिए आया हूँ या मैं किस चीज, उनको अपनी होश नहीं है। तो वो एक लंबा प्रोसेस है। वालिदैन को चाहिए कि जब आपका बच्चा घर आ जाए उस पर ट्रस्ट करें। वालिदैन उस पर ट्रस्ट नहीं करते, ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है उसके अंदर। वो फिर वही चीजें, अगर कोई दोस्त आता है तो वो उसके पीछे करते हैं। अगर आप बाथरूम में चले जाते हैं तब घंटा लगा देते हैं, तो फिर बाहर से सब दरवाजा नॉक करते हैं, अंदर की कर रहे हैं। तो ये वो जो चीजें हैं ना, वो उसको हिट करती हैं। वो समझता है कि मैं, फिर आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं लेकिन ड्रग्स की दलदल में फंस गए हैं, आप रिकवरी के फेस में आ गए हैं, लेकिन लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करते। आपका अच्छा जुल्फ़िकार साहब, इसी के साथ मैं चाहूंगी कि आप ये भी बताएं कि रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में रूटीन क्या होती है, जैसे खाना है, मेडिसिन है, क्या केयर होती है, एक ड्रग एडिक्ट अपनी जिंदगी उधर कैसे गुजारता है? आपने बताया तो है कि सब जेल होती है, लेकिन क्या रूटीन होती है? पहले मसला होता है, डिपेंड करता है आप कौन सी ड्रग लेते हैं, उसका विड्रॉल का पीरियड होता है। अब हेरोइन का, चर्स का, ये सिगरेट का नहीं, इसको ना बॉडी से निकालना होता है। अब ये जो नॉर्मल जो है 2 वीक के बाद ना आपकी बॉडी जो है ना नॉर्मल हो जाती है। आपको मुख्तलिफ मेडिसिन के जरिए नॉर्मल लाइफ में लेके आया जाता है ताकि आपकी बॉडी से वो केमिकल। लेकिन आइस का एक ऐसा नशा है, वो 4 से 5 वीक लग जाते हैं उसको, आपको बॉडी को नॉर्मल करने के लिए। जब आप बॉडी की नॉर्मल हो जाती है आपकी, आप फिर ना अपनी लाइफ का जो सर्कल होता है, यानी आप सुबह उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कारी आपको तलावत करवाता है, ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट के बाद फिर आपको जो साइकोलॉजिस्ट है या सोशल मोबिलाइजर जो है वो आपको मुख्तलिफ जो टेक्निक है ना वो आपको बताते हैं। आपकी जो लाइफ का माजी है ना उसके साथ जोड़ते हैं। वो आप खुद बताते हैं कि जी मैंने इस तरह नशा शुरू किया, मेरे हालात ये थे। वो आपको एक होप देने की कोशिश करते हैं मुख्तलिफ। ये एक्सरसाइज रोजाना की बुनियाद पे होती है। ये नहीं कि इसलिए होती है कि जितनी देर ये यहाँ रहेगा ये बेहतर अपनी लाइफ को गुजारने की टेक्निक हासिल करेगा, ताकि बाहर जाके वो फिर, मैंने तो ऐसे वैसे पेशेंट देखे हैं जो ट्रीटमेंट सेंटर से बाहर निकलते हैं, सबसे पहले वो उन जगहों पे पहुंचते हैं जहां क्या कहते हैं उनको नशा मिले। उनका एक माइंडसेट पहले तैयार डेवलप हो चुका। अच्छा, गो टू रिहैबिलिटेशन सेंटर्स कौन से हैं जो अफोर्डेबल भी हो? लाहौर में, मैं लाहौर की बात करता हूँ, या पंजाब में बहुत से रिहैबिलिटेशन सेंटर है मुख्तलिफ शहरों में। लाहौर में ज्यादा, लाहौर इज ए कैपिटल सिटी, तो तकरीबन जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं वो 5 से 6 हैं। यहाँ 140 से 50 बेड है। मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट है, यहाँ 100 बेड है। सर्विस हॉस्पिटल में 5 है, म्यू हॉस्पिटल में 10 है, गंगाराम में, जनाब में, और इनमें हॉस्पिटल में 5-5 बेड है। लेकिन ये सारे बेड जो है ना फिल नहीं होते। ये इनमें हमारे पास रोज का डाटा आता है, एज ए गवर्नमेंट ने जो एक ग्रुप बनाया उसमें मैं भी शामिल हूँ, कोर्ट की तरफ से, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जो केसेस हैं कोर्ट ने डायरेक्शन दी हुई हैं। तो उसमें हमें ये पता चलता है कि तकरीबन अगर 145 टोटल बेड है तो उसमें आप बिलीव करें 90 के करीब डॉक्टर दाखिल नहीं करते पेशेंट को। आई हैव नो आइडिया। बड़ी हमने इस पे एक्सरसाइज की है कि उसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर में है वो हॉस्पिटल की तादाद बहुत ज़्यादा है। वो तकरीबन नियर अबाउट 70+ हैं लाहौर में। अब जिस बंदे के पास कोई कारोबार नहीं है वो कोशिश करता है चले जी इसमें इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन प्राइवेटली कॉस्टली भी तो बहुत ज़्यादा है ना। प्राइवेट कॉस्टली, मैं उसी की तरफ आ रहा था कि प्राइवेट कॉस्टली, जो लाहौर में ऐसे भी हॉस्पिटल हैं 2-3 बड़े जो तकरीबन 10 लाख रुपया महीना, 1 मिलियन महीने का लेते हैं, और उसके बाद फिर 4 लाख 5 लाख से शुरू होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता 2 लाख। हमारा जो प्रोग्राम है ना, हमारा अदारा जो फ्री सर्विसेज देता है, ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब, उसमें यह है कि हमारे पास जो पेशेंट आता है हमें नहीं पता होता है, हमारी हेल्पलाइन पे फ़ोन करता है ये अमीर है या गरीब है, हम पहले उससे पूछते हैं कि आपने फ्री इलाज लेना है। फ्री इलाज के लिए जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, हमारा जो भी पेशेंट भेजा होता है वो अगले दिन ही दाखिल हो जाता है। पहले दिन उसके 6 टेस्ट होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बाद फिर वो उसकी रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में ये हमने चेक करना होता है कि उसको HIV एड्स तो नहीं है। HIV एड्स होगी फिर किसी और हॉस्पिटल में भेजेंगे, तो वहाँ दाखिल होता है। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल की पॉलिसी ये है कि
वो 20 दिन दाखिल करते हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उस पॉलिसी को चेंज करवा के तो कम से कम 6 महीने का एक पीरियड लाया जाए। प्राइवेट सेक्टर में जो है वो डिपेंड करता है, पेरेंट्स या फैमिली मेंबर खुद ही जाते हैं उस हॉस्पिटल, हमें बताते हैं कि ये हॉस्पिटल हमसे 1 लाख रुपए मांग रहा है, तो हम उसे कोशिश करते हैं, फोन करते हैं, तो वो हाफ प्राइस पे वो चले जाते हैं। हमें इस बात का कोई कत्तन इल्म नहीं, ये बड़ा हम कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके प्रोग्राम की विसासत से नो लॉस नो प्रॉफिट पे हमारा अदारा भी विद इन 1 मंथ 6 वीक के बाद एक लाहौर में एक मॉडल प्रोग्राम हॉस्पिटल ट्रीटमेंट शुरू करने जा रहा है, जिसमें हम कोशिश करेंगे जो नॉन अफोर्डेबल लोग हैं उनको उसमें जगह दे सकें। तो ये सारी जो सूरत हाल है इस वक्त खासकर ट्रीटमेंट के हवाले से। जुल्फ़िकार साहब, ये तो आपने ट्रीटमेंट के हवाले से हमें बताया, तो एक घर में अगर एक बच्चा डायग्नोज होता है, माँ बाप डायग्नोज करते हैं कि उसका बच्चा जो है वो ड्रग एडिक्ट है, तो क्या प्रोसेस होना चाहिए? पेरेंट्स को क्या स्टेप्स लेने चाहिए फौरन से? पेरेंट्स को देखें, पेरेंट्स तो ना डिनाइल में रहते हैं बेचारे, पेरेंट्स गम में ना पागल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनके पाँव से जमीन निकल जाती है जब उनको ये पता चलता है कि मेरा बच्चा और बच्ची नशे में मुब्तला। उनको देखें, ये तो ठीक है, अब बच्चा आपका एडिक्ट हो गया, आपको सबसे पहले साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, जो नियरेस्ट आपका हॉस्पिटल है, खासकर ड्रग एडिक्ट्स के लिए, या हमारे जैसे इदारे जो सर्विसेज फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। आप गूगल पे तलाश करें उन इदारों को, उनसे रब्ता कायम करें, अपने बच्चे के या बच्ची के लिए ट्रीटमेंट में देर ना करें। जब आप ट्रीटमेंट में देर करेंगे, डिले होता जाएगा, पेरेंट्स बेचारे डरते हैं, यार मेरे रिलेटिव को ना पता चल जाए, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे नेबर्स को, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ उनको ना लोगों को तो पता होता है, लोग बेचारे आपको बताने से डरते हैं कि यार मैं अगर बताया तो ये मेरे साथ ना झगड़ा शुरू कर दे। तो पेरेंट्स का सबसे पहला काम ये है कि वो नियरेस्ट जो डॉक्टर है, साइकियाट्रिस्ट, उससे रब्ता कायम करें, बच्चे को ट्रीटमेंट के लिए लेके आएं, बच्चे पे तवज्जो दें, बच्चे की बेहतर तरीके से निगहदाश्त करें। ठीक है, आपने जो टाइम जो उस पर स्पेंड नहीं किया, अब आपकी जरूरत है, बच्चे को भी और आपको भी जरूरत है कि बच्चे के साथ एंगेज हो जाए। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, नशे की रोकथाम के लिए गवर्नमेंट ऐसे क्या स्टेप्स ले रही है? राबिया, ये भी अच्छा सवाल है और अल्लाह का शुक्र है कि मैं खुद बताऊं आपको। गवर्नमेंट ने तो जो बताना है अभी बताएगी। गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिए हैं, मैंने तकरीबन जब हमारे जो नए आर्मी चीफ आए हैं, तो मैं मुख्तलिफ टीवी चैनल पे जब जाता था तो मैं उनसे मॉर्निंग शो में या और प्रोग्रामों में, तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करता था कि अगर आर्मी चीफ इस मसले में इंटरवीन करेंगे ना, तो ड्रग के मसले पे काबू पाया जा सकता है। पंजाब गवर्नमेंट ने और हमारी आर्मी ने मिलकर लाहौर पंजाब में एक नई फोर्स इंट्रोड्यूस करवाई है, जिसे कहते हैं काउंटर नारकोटिक्स फोर्स, ANF की तर्ज पर। ANF फेडरल होगी और ये है प्रिवेंशन। इसमें भी तकरीबन हाजिर सर्विस आर्मी के लोग हैं और तकरीबन नियर अबाउट 2000 के करीब लोग उन्होंने इसमें भर्ती किए हैं और इसका इफ्तिताह ये 26 जून को होना था, लेकिन अब ये अगले महीने की 16 तारीख को इसकी पासिंग आउट परेड हो रही है। तो मैं समझता हूँ उसके आने से, नई फोर्स के आने से जो दीगर एजेंसी हैं उनके दरमियान एक ना मुकाबले की दौड़ होगी, क्योंकि इस एजेंसी का भी काम जो है, नई फोर्स जो काउंटर CNF बोलते हैं, इसको भी एक ब्रिगेडियर जो ऑन ड्यूटी है वो कमांड करेंगे लाहौर में, और डिविजनल लेवल पे उन्होंने ऑफिस कायम की है, उसको एज ए कर्नल हेड करेंगे। हमारे जो पंजाब के 7 डिवीज़न है, तो मैं समझता हूँ उससे ये है कि ड्रग्स के तालीमी इदारों में, कम्युनिटी में जो इस वक्त मार्केट में ड्रग्स है उसमें रिडक्शन होगी। ट्रीटमेंट साइड पे हमारी कोशिश है, जिस तरह मैंने पहले कहा, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि हम अपना भी एक, क्योंकि मैं ज़्यादा प्रिवेंशन पे काम करता हूँ, तो हमारा अपना एक सेंटर होना चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है कि अभी 26 जून को हमने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था उससे हमें अच्छी खासी एक अमाउंट हुई है और सब ने मिलकर, खासकर यूनिवर्सिटी के जो बाद मालकान है उनकी कोलैबोरेशन से हम लाहौर में 50 बेड का एक अच्छा हॉस्पिटल बनाना चाह रहे हैं जो जदीद, ताकि मैं समझता हूँ दूसरे हॉस्पिटल में हम सर्विसेज देंगे और वो लोग जो नॉन अफोर्ड वो इनको भी लेके फिर कवर करेंगे, और फिर प्रिवेंशन पे मेरी कोशिश है। फिर मैं एक और बात कहता हूँ जो मैं बार बार दोहराता हूँ कि ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उनके लिए हॉस्पिटल नहीं है। हम भी कोशिश करेंगे कि ख़वातीन का भी कुछ सेपरेट 10 बेड का बनाएं, लेकिन हमारी जो वज़ीर आला साहबा मरियम नवाज साहबा, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ख़वातीन की तादाद बढ़ रही है, आप अपनी वालदा के नाम पे या किसी और ऐसी खातून के नाम पे हॉस्पिटल 50 बेड का लाहौर से मॉडल प्रोग्राम शुरू करें, ताकि जो ख़वातीन की तादाद बढ़ रही है उसको कम करने में मदद मिले। बिल्कुल, नो डाउट आज का जो हमारा टॉपिक था वो बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत इंपॉर्टेंट था कि
इस इशू पर बात की जाती। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार साहब, आपने हमें टाइम दिया। आपका बहुत शुक्रिया थैंक कि यू सो मच फॉर आपने बुलाया जी। थैंक यू सो मच। वेल, आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।